नमस्कार, मैं राजश्री स्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस। आप सबका हमारे कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम थॉमस हॉब्स के बारे में पढ़ेंगे। थॉमस हॉब्स का जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हमने हॉब्स के सामाजिक समझौते के सिद्धांत की शुरुआती हमने जानकारी ली थी कि उन्होंने किस तरह से जो प्राकृतिक अवस्था का वर्णन किया है और मनुष्य का प्राकृतिक अवस्था में किस तरह से स्वभाव का विश्लेषण हॉब्स ने किया है और प्राकृतिक नियम एवं प्राकृतिक कानून के उस प्राकृतिक अवस्था से तंग आकर निरंतर संघर्ष और मारकाट की स्थिति से तंग आकर जब मनुष्यों ने राज्य बनाने के लिए संकल्प किया तो उन्होंने जो एक समझौता किया और इस समझौते के तहत उन्होंने अपनी सारी शक्तियां लेवियाथन को सौंप दी और जो लेवियाथन को सौंपी तो प्रत्येक व्यक्तियों ने अपने अपने जो अधिकार थे वो लेवियाथन को सौंप दिए और आपस में ये समझौता किया कि मैं भी अपने अधिकार सौंपता हूँ तो तुम भी अपने सारे अधिकार उस लेवियाथन को सौंप दो और मेरे समान ही तुम उसके समस्त कार्यों का समर्थन करो। तो इस समझौते के फलस्वरूप राज्य की उत्पत्ति हुई और इस राज्य की उत्पत्ति में जिस महाशासक की या जिस महान संस्था की उत्पत्ति हुई उस महान संस्था को ही कॉमनवेल्थ भी कहा जाता है और लेवियाथन नाम उन्होंने अपना नाम उसको हॉब्स ने दिया था। ये जो महाशासक था उसमें उसको कॉमनवेल्थ इसलिए कहा गया क्योंकि उसमें समाज, राज्य और सरकार तीनों तत्वों को शामिल किया गया। क्योंकि यदि महाशासक नहीं है, लेवियाथन नहीं है तो कॉमनवेल्थ भी नहीं है। कॉमनवेल्थ का तात्पर्य समाज, राज्य और सरकार तीनों स्वरूपों को कॉमनवेल्थ में शामिल किया है हॉब्स ने। और आगे लेवियाथन गणितज्ञ होने के कारण हॉब्स ये मानकर चलते हैं कि ऐसी अवस्था आ सकती है जिसमें कॉमनवेल्थ न हो, अर्थात न समाज हो, न राज्य हो, न सरकार हो, तो उसे उन्होंने वापस प्राकृतिक अवस्था का युग कहा है। फिर उसमें स्वतंत्रता नहीं है, स्वच्छंदता है। इसलिए यह नियम प्रचलित है कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। तो इस तरह से जो प्राकृतिक नियम है वो लागू होते हैं और कॉमनवेल्थ की स्थापना के पश्चात तो राज्य के जो लेवियाथन के कानून है फिर वो लागू हो जाते हैं। तो जब राज्य की उत्पत्ति की बात करते हैं तो उस स्थिति में जिससे वो राज्य की संज्ञा देता है हॉब्स, उसमें उससे पूर्व चूँकि राज्य की कोई स्थिति नहीं थी, समाज की भी कोई स्थिति नहीं थी, इसलिए और जिस व्यक्ति या समूह को समझो मानो ने जो अधिकार जो सौंप दिए हैं वही फिर कॉमनवेल्थ बन जाता है, वही सरकार बन जाता है, वही राज्य बन जाता है और वही समाज, यानी कि तीनों स्वरूपों का समावेश उसी एक संस्था में हो जाता है। तो इस तरह से जो राज्य का स्वरूप है और उससे जो लेवियाथन को ही हॉब्स ने राज्य की संज्ञा दी है, अर्थात उन्होंने उस शासक को ही राज्य बना दिया है। उस शासक से परे कुछ नहीं है, समस्त राज्य की शक्तियाँ, समस्त राज्य की संपूर्ण शक्तियाँ वो सारी उस शासक में शामिल हो गई है। उस महान जो शासक है जिसे लेवियाथन है वो समस्त संप्रभुता का और समस्त कानून का, समस्त शक्तियों का वो आधार बन गया है। क्योंकि और वो पूर्ण शक्तिशाली, निरंकुश, असीमित एवं अदेय शक्ति युक्त है। अदेय का तात्पर्य कि उसकी शक्तियाँ किसी के द्वारा दी गई नहीं है बल्कि समझौते के फलस्वरूप वो उसमें अपने आप आ गई है। और इस
असुविधाओं को दूर करने के लिए सामाजिक समझौते के माध्यम से किया जाए। ठीक है, कि ये कोई होप्स एक कृत्रिम संस्था मानता है, इसे एक दैवीय संस्था नहीं मानता है, और एक ये भी नहीं मानता है कि स्वाभाविक रूप से इसका विकास हुआ है, बल्कि वो स्पष्ट कहता है कि ये एक यंत्र है जो मनुष्य के जो प्राकृतिक अवस्था में जो असुविधाएं थी वो उसको दूर करने के माध्यम से दूर करने के लिए जो समझौता करता है उसके माध्यम से राज्य की उत्पत्ति होती है। अर्थात राज्य का स्वरूप यांत्रिक है और मानव निर्मित एक संस्था है। इस तरह होप्स में जो समझौते की प्रमुख विशेषताएं हैं वो कि इसमें व्यक्ति आपस में समझौते के माध्यम से लेखगत धन का निर्माण करते हैं। तो अतः समझौते की शर्त शासक वर्ग को लागू नहीं होती है। वह किसी के प्रति शासक है वो किसी भी के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, वह शक्तिशाली है, निरंकुश है। क्योंकि जब समझौता किया था तो जनता ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार किया था, अपनी असुविधाओं को दूर करने के लिए किया था, और आपस में किया था कि मैं अपने सारे अधिकार इस शर्त पर उस राजा को सौंपता हूँ कि तुम भी अपने सारे अधिकार उसको सौंप दो और मेरी तरह तुम भी उसके आदेशों का पालन करो। तो इस समझौते में शासक है जो लेवियत है वो कहीं शामिल नहीं किया गया है, ये सिर्फ जनता ने आपस में समझौता किया है। तो शासक के ऊपर किसी प्रकार की सीमित या कोई भी जो है शक्ति उसके शासक के ऊपर कार्य नहीं करती, वो अपने आप में पूर्ण संपन्न असंख्य शक्तियों से युक्त निरंकुश शासक है। इस तरह से होब्स ने अपने जो लेवियथन है उसको पूर्ण रूप से समस्त शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं, और कॉमनवेल्थ के आते ही या 1960 के आते ही राज्य समाज और सरकार की स्थापना हो जाती है। और जो महाशासक है वो प्राकृतिक अवस्था की स्थिति की जो अशांति था, जो संघर्ष और मारकाट की स्थिति थी उसको कानून की बाध्यता के माध्यम से समाप्त कर देता है, तथा लोगों को सूचित करता है कि महाशासक के आज्ञा का पालन करें क्योंकि उन्होंने इसे चुना है। किंतु वह लोगों के जनता एक सिर्फ एक परिस्थिति में जिसका विरोध कर सकती है, जबकि वो उसके जीवन के अधिकार का उल्लंघन करे और तब जनता उसका विरोध कर सकते हैं, अन्यथा किसी भी स्थिति में जनता उसका शासक के विरोध का अधिकार होप्स नहीं देता है जनता को। तो यहाँ हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देखते हैं कानूनी संप्रभुता के रूप में जो टॉपिक है इसको, कि होप्स ने अपने शासक को कानूनी संप्रभुता प्रदान की है। तो कानूनी संप्रभुता की जहाँ तक बात है उसकी शुरुआत हालांकि गोंडा में की थी लोग, लेकिन संप्रभुता का कानूनी आधार है वो
व्यक्तियों को मनुष्य को ये अधिकार देता है कि वो उस शासक को हटा सकते हैं या मारकर नया सामाजिक समझौता कर सकते हैं। तो इसलिए हॉब्स उदारवादी विचार करते हैं। क्योंकि ये देखने को हमें मिलता है कि वो उसमें भी आत्म रक्षा या जीवन की रक्षा के संदर्भ में व्यक्ति को क्रांति का अधिकार दिया गया है और शासक को हटाने या मारने का अधिकार हॉब्स देते हैं, इसलिए वे पूर्ण रूप से सैर सत्यवादी नहीं है। हॉब्स का जो महत्वपूर्ण योगदान है उनका व्यक्तिवाद के संदर्भ में, तो जो उदारवाद के प्रारंभिक जो विचार है, प्रारंभिक उदय है, वो हॉब्स के समय से माना जाता है, क्योंकि हॉब्स ने व्यक्ति को ही हमेशा समस्त विचारों के केंद्र बिंदु माना है। राज्य एक मानव निर्मित व्यवस्था माना है हॉब्स ने, और हॉब्स व्यक्तियों को आत्मरक्षा का अधिकार भी प्रदान करता है। हॉब्स के अनुसार व्यक्ति साध्य है तथा राज्य उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन है। और उपयुक्त विचारों से हमें देखने को मिलता है कि हॉब्स एक व्यक्तिवादी दार्शनिक थे, व्यक्तिवादी राजनीतिक विचारक थे, जो जिन्होंने उदारवाद की कहीं शुरुआत व्यक्तिवादी थे, जबकि व्यक्तिवादी राजनीतिक विचारक थे। तो लेकिन हॉब्स को प्रथम व्यक्तिवादी माना